दोस्तों नमस्कार। 1 लाख करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश सरकार को चाहिए, यानी चंद्रबाबू नायडू को चाहिए। बिहार सरकार को स्पेशल पैकेज में कम से कम तुरंत 30,000 करोड़ रुपए चाहिए। और ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जा चुकी है। 48 घंटे के बाद इस देश का बजट सामने आ जाएगा और उस बजट में व्यवस्था नीतीश कुमार के लिए और चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या होगी, शायद उसी को लेकर धड़कनें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बढ़ी हुई है। लेकिन धड़कनें असल में बीजेपी के भीतर की बढ़ी हुई है। जो चाल अपने तौर पर योगी ने चल डाली और उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर एक मोटी लकीर खींच डाली, उसने दरअसल सिर्फ बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं किया है, उसने समूचे बीजेपी के भीतर एक एकजुटता भी पैदा कर दी है। तो क्या योगी की चली हुई चाल के साथ साथ दिल्ली की सत्ता भी साथ खड़ी है? यानी राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में दुकानों के नाम, मालिकों के नाम, धर्म और उसके आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण, इन तमाम बातों का जिक्र क्या पहली बार बीजेपी के भीतर उन्हीं हालातों को पैदा कर रहा है जब एक वक्त बीजेपी शिथिल पड़ गई थी, आरएसएस अपने आप को कुछ समझ नहीं पा रही थी, तब इस देश के भीतर में कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी और उसने एकजुट समूचे संघ परिवार को और समूची बीजेपी को कर डाला था। तो क्या इस दौर में जितनी कमजोर बीजेपी हो चुकी है, या बीजेपी के भीतर संगठन और उसका अपना कैडर जो बिखराव की दिशा में है, क्या उसे उत्तर प्रदेश के जरिए एक मैसेज मिल गया? और यह मैसेज एक मुद्दे की शक्ल में जब तमाम राजनीतिक दलों को परेशान कर रहा है, तो एक बात तो साफ है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ इस देश के तमाम राजनीतिक दल खड़े हैं। तो क्या यह बीजेपी की जीत है? और अगर यह बीजेपी की जीत है तो अगला सवाल बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर ही, या कहें इसमें एक नाम आप और जोड़ दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने वाले जयंत चौधरी। यानी एनडीए के भीतर के वह तमाम दल जो अपनी राजनीतिक साख के आश्रय बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक साख ही क्या डामाडोल है? क्योंकि जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश के भीतर फैसला लिया गया, उसने ना सिर्फ चंद्रबाबू की पार्टी के भीतर, उसने ना सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उसने तो चिराग पासवान और जयंत चौधरी तक की राजनीतिक जमीन को हिला डाला है कि जिस रास्ते बीजेपी चल पड़ी है वो रास्ता उनके लिए कितना मुश्किल भरा है। तो 3 सवालों के साथ आज बात शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है, बीजेपी ने क्या उत्तर प्रदेश की चाल, यानी हर दुकान के सामने उसके मालिक का नाम लिखा होना चाहिए और पूरी कांवड़ यात्रा को, जिस पवित्र यात्रा के आश्रय समाज के भीतर एक मोटी लकीर खींचकर बीजेपी ने अपनी एकजुटता पैदा कर ली है? दूसरा सवाल, अगर यह बीजेपी की एकजुटता है और उनके अपने सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं, तो क्या यह सफलता है बीजेपी की और एनडीए के तमाम सहयोगियों के सामने चुनौती है, अब वो क्या करें? और तीसरी परिस्थिति है उस आर्थिक स्थितियों से जुड़ी हुई जहां पर बहुत पैसा चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य के लिए चाहिए और बहुत सारा पैसा नीतीश कुमार को भी स्पेशल पैकेज के जरिए चाहिए। इन 3 सवालों के इर्द गिर्द मौजूदा वक्त में एनडीए का बिखराव है, या एनडीए की एकजुटता है, या फिर विरोध का ड्रामा है, या फिर अपनी राजनीतिक साख बचाने की कोशिश है? इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज हमें लगता है बात की शुरुआत तो उन 2 क्षत्रपों से करनी चाहिए जिन जो क्षत्रपों का योगदान इंडिया के भीतर है, लेकिन उन्होंने अपने अपने राज्य में चुनौती कुछ इस तरीके से बीजेपी को दे डाली कि बीजेपी की अपनी बनी बनाई जमीन इस दौर में खारिज हो गई। उसमें एक नाम ममता बनर्जी का है, दूसरा नाम अखिलेश यादव का है। और इन 2 राज्यों की राजनीति में बीजेपी अब कहां कैसे टिकेगी, यह सवाल उसके भीतर लगातार गूंज रहा है। और शायद इसीलिए आज कोलकाता के धर्मतल्ला में जो शहीद दिवस ममता बनर्जी हर बरस मनाती हैं, उस शहीद दिवस के भीतर बारिश हो रही है, लेकिन
शायरी नहीं कहिए बल्कि नारों की शक्ल में इस शायरी को सुन लीजिए जिस अंदाज में ममता बनर्जी वहां पर कह रही है। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। आमी भय करबो ना, भय करबो ना, दुबेला मरार आगे मरबो ना भाई, मरबो ना। तोड़ी खाना বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না। আর সাম্প্রদায়িকতার কাছে, দুর্নীতির কাছে মাথা নত করব না। दरअसल ममता बनर्जी के तेवर यूं ही कड़े नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 200 पार की सीट उन्होंने हासिल की और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब सामने बीजेपी खड़ी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था और उस अवस्था में 400 पार का नारा लगातार बीजेपी लगा रही थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान होता है। 18 से खिसक कर वो 12 पर आती है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को 7 सीटों का लाभ होता है और वह 22 से 29 सीट पर पहुंच जाती है। वोटों के लिहाज से भी 2% का घाटा बीजेपी को और दूसरी तरफ 2.5% का लाभ ममता को होता है। तो ममता के तेवर कड़े होंगे ही और पार्लियामेंट के भीतर तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हैं। इंडिया के गठबंधन के भीतर यानी सामान्य तौर पर चौथी बड़ी पार्टी है वह 29 सांसदों के साथ, लेकिन इंडिया के भीतर दूसरा और पार्लियामेंट के भीतर तीसरे की भूमिका में तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश की वही राजनीति है जिससे घबराकर पहली बार बीजेपी के भीतर जब हड़कंप मची तो पूरी बीजेपी को भी एकजुट होना है किसी मुद्दे को लेकर और मुद्दे के आश्रय आरएसएस को भी साथ खड़े होना है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो निर्णय लिया गया वह सिर्फ इसलिए लिया गया कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 32 सीटें ज्यादा पिछली बार की तुलना में जीत हासिल कर ली। 32 से सीधे वो 5 सीटों से सीधे 37 सीटों पर पहुंच गए, यानी 32 सीटों का लाभ हो गया और दूसरी तरफ बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। वह एक झटके में 62 से 33 पर आकर खड़ी हो गई। ऐसा भी नहीं है कि वोट कम नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.5% वोट बीजेपी के कम हो गए। जो लगभग 50% को छूते थे वो निकलकर 41.37% पर आ गए और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जो लाभ हुआ वो तकरीबन 15.5% वोट उसके एक झटके में बढ़ गए और वह पिछली बार अगर 17-18% के बीच घुमड़ रही थी जब मायावती के साथ थी, तो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर 33.5% उसके हिस्से में आ गए। यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को भी वो साथ लाकर जब खड़ा कर रही है। मैसेज बहुत साफ है और यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अखिलेश यादव संसद के भीतर और बाहर लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें खुले तौर पर कह रहे हैं मोदी सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, यानी एनडीए के भीतर का शोर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ढहढा जाएगा। और एक वक्त जयंत चौधरी तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे और अब जयंत चौधरी भी खुलकर कह रहे हैं ये कौन सा तमाशा उत्तर प्रदेश के भीतर में बीजेपी कर रही है। और जो ताना बाना मुस्लिमों में हो और हिंदुओं में हो या फिर कहें जाटों की मौजूदगी जिस रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर हो या किसानों की मौजूदगी हो और आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो ताना बाना बुना हुआ है, उस ताने बाने को बिखरने की स्थिति में क्या जयंत चौधरी देखने लगे हैं? इसीलिए वह खुलकर कह रहे हैं ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये भटकाव है और इसको दूर करना चाहिए। It doesn't appear to be well thought out and well reasoned decision, and any decision should not cause harm to the sense of well-being of the community and the harmony in the community. कावड़ लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं और शुरू से यहाँ की परंपरा रही है। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं आता। सर विपक्ष अगर सवाल उठा, सवाल सिर्फ जयंत चौधरी की आवाज भर का नहीं है।
दरअसल एनडीए के भीतर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री मोदी से टकरा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 बरस में जिस तरीके से सत्ता संभाली है या राजनीतिक तौर पर बीजेपी को खड़ा किया है, उसमें कहीं भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई योगदान नहीं। लेकिन पहली बार जब राजनीतिक सौदेबाजी आर्थिक परिस्थितियों के दायरे में आकर सिमट रही है या टकरा रही है, इसको बाखूबी अखिलेश कहने से इसीलिए नहीं चूक रहे हैं, यह सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। उन्होंने कैसे किस रूप में कहा, उससे पहले हमें लगता है कि बिहार की परिस्थिति को भी यहां पर समझना होगा। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी तो पहले दिन ही कह चुके हैं कि यह सब कुछ ठीक नहीं है जो उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है। लेकिन अब उससे एक कदम आगे जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा आज जब दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, तो उसमें जिन बातों का जिक्र किया वो आर्थिक सौदेबाजी का जिक्र था। यानी स्पेशल पैकेज चाहिए, यानी स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए या ना दीजिए, लेकिन स्पेशल पैकेज चाहिए। और इन बातों का जिक्र जब वो कर रहे थे तो हमारी टीम ने निकाला कि आखिर बिहार को इस दौर में चाहिए क्या। तो बिहार की परिस्थिति है कि नीतीश कुमार अपने तौर पर जिस फेरिस्त को पकड़ा चुके हैं संजय झा को कि आप इन बातों को रखिए, बिहार में 9 एयरपोर्ट चाहिए। और एक सच तो यह है कि एयरपोर्ट पटना का ही इस देश में सबसे खराब परिस्थिति में है, लेकिन राज्य में 9 एयरपोर्ट चाहिए, 4 नई मेट्रो लाइन चाहिए, 7 मेडिकल कॉलेज चाहिए, 20,000 करोड़ का एक थर्मल पावर चाहिए, और इन सब के बीच रोड रिपेयर जो होना है उसमें लगभग 20,000 किलोमीटर का एक पूरा दायरा है। अब सवाल यह है कि इतनी तमाम चीजों के अंतर्गत बीजेपी क्या ये सब कुछ दे पाएगी, जबकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर वह वहां पर सरकार भी चला रही है। और बिहार की जीडीपी के भीतर अगर जो उसकी लाइबिलिटीज को देखें, जो आउटस्टैंडिंग उसके ऊपर है, वह 19-20 में यानी 4 बरस पहले वो 32% थी, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 39-40% हो गई है। यानी इतना बोझ पहले से है, अब वो पैसा चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों के साथ 1 लाख करोड़ का जिक्र चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं। लेकिन बिहार में जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो उनके ऊपर है और जीडीपी जो आरबीआई से ज्यादा पैसा चाहिए उन्हें, अभी तक जो मिलता था वो जीडीपी का 3%, ये कह रहे हैं नहीं हमें 4% पैसा चाहिए उधारी के तौर पर, लेकिन हम आरबीआई से पैसा चाहते हैं और इन बातों का जिक्र होना चाहिए। यानी एक मोटा मोटी इस बजट में ही 30,000 करोड़ रुपए बिहार को मिलने चाहिए। इसी बजट के भीतर 1 लाख करोड़ का प्रावधान आंध्र प्रदेश के लिए होना चाहिए। और अगर ये राजनीतिक सौदेबाजी जो आर्थिक तौर पर दोनों राज्यों की जरूरत बताई जा रही है, अगर वो नहीं पटती है तो क्या एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर एनडीए जो अपनी राजनीतिक साख को कम होते हुए बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दों के आसरे देख रही है, क्या सीधे तौर पर वो टकराव की परिस्थिति आ जाएगी? आज दिल्ली पहुंचकर संजय झा क्या कह रहे थे सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद? हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है। और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा बड़ा रैली किए पहले, ये हम लोग का डिमांड है। लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार जो भी सोच रहे हों या चंद्रबाबू नायडू जो भी लिस्ट केंद्र सरकार को थमा रहे हों, इन सब से इतर बीजेपी की आज की तारीख में पहली जरूरत है कि बीजेपी के भीतर और बाहर जो बीजेपी की भविष्य की नीतियों को लेकर और मौजूदा वक्त में सरकार को संभाले रहने की परिस्थिति को लेकर जो टकराव है, उस टकराव की पराकाष्ठा हर किसी को पता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के परिणाम जिस दिन सामने आएंगे और वो परिणाम अगर बीजेपी के हक में नहीं हुए तो क्या कुछ हो जाएगा, इसकी बेचैनी उस शीर्ष नेतृत्व के भीतर भी समाई हुई है, जो दिल्ली की सत्ता संभाले हुए हैं या जो लखनऊ में संभाले हुए हैं, या इन दोनों से हटकर जो आरएसएस अपने एजेंडे के जरिए बीजेपी को चाहती है वो उस रास्ते चले।
इसीलिए इन तमाम परिस्थितियों से हटकर बीजेपी पहली बार अपनी उस राजनीति को दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहती है, जहां पर उसे लगने लगा है कि अगर समाज के भीतर राजनीतिक तौर पर एक ऐसी लकीर खींच दी जाए जिसमें एनडीए के सहयोगी भी जो बीजेपी के साथ खड़े हैं वह भी अगर विरोध करने लगे, तो यानी एक ऐसा मुद्दा इस देश में खड़ा हो गया जहां पर एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। यानी ध्यान दीजिए, सवाल हिंदू मुस्लिम के आसरे भी 80-20 का खेल उत्तर प्रदेश में जिस तर्ज पर खेला गया उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण का मकसद सिर्फ एक था, एक तरफ हिंदुत्व वोटर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ मुस्लिमों को लेकर जो गुस्सा और आक्रोश हिंदुओं के भीतर समा दिया जाए और उसी आसरे 80-20 की राजनीति हो। तो ऐसे में जाति की राजनीति या सोशल इंजीनियरिंग या ओबीसी का खेल या दलितों को वोट अपने साथ लाने की प्रयास, ये तमाम चीजें बेमानी हो जाएगी, कोई मायने नहीं रखेगा। और शायद इसीलिए इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म और बीजेपी की अपने निर्णयों के आसरे वह उस हकीकत को लगातार बताना चाहते हैं कि देखिए हम सही हैं। हमारा कोई भी कर्म हो जो समाज के लिए अनुकूल होगा, राष्ट्र के लिए अनुकूल होगा, धर्म के लिए अनुकूल होगा, वह आपके लिए भी अनुकूल अवश्य हो जाएगा। तो क्या यह कहा जा सकता है कि बीजेपी को तो अपना रास्ता मिल गया और उत्तर प्रदेश की अपनी प्रयोगशाला के भीतर से ही उसने यह रास्ता खोज लिया और अब उसका विस्तार सबसे पहले उज्जैन में नजर आ रहा है। वहां पर भी प्रशासन ने हर दुकानदार को कह दिया है कि वह अपना नाम लिखे, यानी नाम के आसरे सवाल पहचान का नहीं होता है, बल्कि नाम के आसरे समाज के भीतर धार्मिक तौर पर लोगों के बीच एक लकीर खींचने की जो कोशिश हो रही है, ये नफरत की परिस्थितियां हैं जिसका खुले तौर पर जिक्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करने से नहीं चूक रहे हैं, केसी त्यागी अपने तौर पर जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस अपने तौर पर जिक्र कर रही है, चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के भीतर मुस्लिमों की जरूरत उन्हें राजनीतिक तौर पर है, तो कुछ जगहों पर खामोशी बरत रहे हैं, कुछ जगहों पर विरोध कर रहे हैं। यही स्थिति चिराग पासवान भी समझते हैं कि बिहार की राजनीति में वह पूरे तरीके से मुसलमानों को खारिज करके जीत ही नहीं सकते हैं, और यही स्थिति कमोवेश जयंत चौधरी के साथ है। तो एक एनडीए के भीतर की परिस्थिति में बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों को अगर मुश्किल हो रही है, तो क्या जो सवाल पहले दिन से चल रहा है कि बैसाखियों के आसरे चलती हुई सरकार कितने दिन चलेगी, और शुरुआत में इसकी शुरुआत उस 1 लाख करोड़ और 30,000 करोड़ के आसरे थी, विशेष राज्य का दर्जा देने का जिक्र था, और दोनों राज्यों ने आज सर्वदलीय बैठक में इस बात को उठाया। इस बात को लेकर भी उठाया कि सीबीआई और ईडी कैसे काम कर रही है। यानी ध्यान दीजिए, तमाम मुद्दों के ठीक समानांतर बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने प्रयोग और अपने प्रयोग के जरिए अपनी राजनीति को साधने का उपाय है ये। और शायद इसीलिए इस राजनीति के भीतर का एक अनूठा सच यह भी है, अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है तो गठबंधन की राजनीति में एनडीए दल अगर छिटकते भी हैं तो भी सबको पता है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में आकर भी तुरंत इस्तीफा दे दे, ऐसा होगा नहीं। उसके लिए एक बड़ी लंबी कार्रवाई और उसमें 6 महीने का वक्त लगी जाता है। तो एक डर भी है बाकी राजनीतिक दलों को जो फिलहाल एनडीए में साथ खड़े हैं, किस दिन इनको झोला उठा के जाना पड़े उसके पहले प्रयोग तो राजनीतिक तौर पर बजट के जरिए होना है, जहां जो आर्थिक डील हो गई है उसका कितना हिस्सा मिलता है ये सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में कोई भी अपनी राजनीति को दांव पर कैसे लगा देगा, और शायद यही वो नब्ज है जिसको लगातार अखिलेश यादव पढ़ रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यह सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है। बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं।
मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। दरअसल अखिलेश यादव छत्रप हैं और इस दौर में छत्रप के तौर पर उनकी जो राजनीतिक सफलता है वो शायद समाजवादी पार्टी के अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। और इसी दृष्टि से अगर देखिए तो छत्रपों की भूमिका 2024 के चुनाव के बाद जिस तेजी से बढ़ी है उसमें कम से कम 4 नाम तो लिए जा सकते हैं। एक नाम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का है, दूसरा नाम टीएमसी यानी ममता बनर्जी का है, तीसरा नाम यानी स्टालिन यानी डीएमके का है और चौथा नाम टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू का है। अगर इनकी तादाद को समझें तो ये पूरे सारे मिलकर तकरीबन 100 के करीब सांसदों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। यानी भारत की राजनीति के भीतर जो तीसरे मोर्चे की परिकल्पना कभी हुई और वह केंद्र की सत्ता में नजर भी आई, राजनीतिक तौर पर यह बिल्कुल नया दृष्टिकोण है कि अगर बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, लेकिन तीसरे मोर्चे की शक्ल में अगर छत्रप एकजुट हो जाएं और इनकी स्थिति चेक एंड बैलेंस की हो जाए तो हर छत्रप को इसका लाभ मिलेगा। यानी केंद्र अपने तौर पर जो तानाशाही दिखाता है चंद सांसदों के जरिए, वह एक बिल्कुल नई परिस्थिति में बदल जाएगा। और शायद इसीलिए इस बात का एहसास बाखूबी अखिलेश यादव को है कि राजनीतिक तौर पर उनकी मजबूती जो है उसमें शायद फिलहाल वह विचार है जो राहुल गांधी की यात्रा से निकल कर आया। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें एक सौदा कर लिया कि लगभग 3 या 4 सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी होगी। वो जानते हैं कि इससे राजनीतिक सफलता और तेजी के साथ उनसे जुड़ जाएगी। अगर 3 सीट भी दे रही है तो भी राजनीतिक सफलता जुड़ जाएगी। और इसका दूसरा हिस्सा यह है कि अगर सरकार बनाने और गिराने की परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी आर्थिक राजनीतिक डील के फेल होने के बाद अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए अगर एकजुट होते हैं और वह अपने राज्य की राजनीति में उस राजनीतिक दल के साथ समझौता नहीं भी करते हैं, तो भी इस देश की राजनीति में एक नया चेक एंड बैलेंस उभर कर छत्रपों के आश्रय आ सकता है। और इसमें सारे छत्रपों की भूमिका, वो जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, वो चिराग पासवान भी अपनी जगह है, वो नीतीश कुमार भी हैं, वो चंद्रबाबू नायडू भी हैं, वो अखिलेश यादव भी हैं, वो ममता बनर्जी भी है। यानी राजनीतिक तौर पर इस पूरी परिस्थिति के भीतर एनडीए का संकट या राजनीतिक तौर पर उनकी परिस्थिति उत्तर प्रदेश की सियासी लकीर के आश्रय बीजेपी को तो मजबूत बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के अपने सहयोगी एनडीए के सामने राजनीतिक संकट पैदा कर रही है। लेकिन अगर आर्थिक डील हो जाती है तो फिर विरोध के ये स्वर ड्रामा भी कह सकते हैं आप, और राजनीतिक तौर पर वक्त का इंतजार भी कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार दिसंबर तक का है। और नवंबर में जब चुनाव होंगे हरियाणा और महाराष्ट्र के, उन चुनाव परिणामों का असर बीजेपी के भीतर के शोर से ही बहुत सारी नई राजनीतिक परिस्थितियों को पैदा कर देगा। यानी ध्यान दीजिए, पहली बार भारत की राजनीति में 10 बरस तक बहुमत के साथ सत्ता संभालती हुई बीजेपी के भीतर क्या हो रहा है, उसे किस लाइन पर आने वाले वक्त में चलना है, किन मुद्दों को उठाना है, बीजेपी कैसे एकजुट रहे, आरएसएस दोबारा कैसे जागृत हो जाए, जो शीर्ष नेतृत्व है उनको लेकर कोई सवाल ना हो, और लखनऊ को डिस्टर्ब दिल्ली नहीं करेगा, दिल्ली को डिस्टर्ब लखनऊ नहीं करेगा, और एक नई परिस्थिति बीजेपी के भीतर कैसे पनपेगी, इसकी खोज छत्रप या एनडीए के सहयोगी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी कर रही है। और मौजूदा वक्त में यही सवाल बीजेपी को लेकर तमाम सहयोगी दलों की राजनीतिक जमीन को हिला रहा है। फैसला कैसे कब निकलेगा, इंतजार हर किसी को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।